लेक्चर 2 है मेरे साथ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एक ही पोइम हमने सेलेक्ट की है और उसके लिए मैंने आपको दिए थे कि आप इसके 98 लाइंस यानी 100 राउंड अबाउट मैंने कहा था पढ़ लीजिएगा। अब मुझे नहीं पता कि आपने पढ़ी है, जिनको यही नहीं पता, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता आपको, तो मुझे उम्मीद है कि आप में से शायद ही किसी ने 98 लाइंस 5 सेक्शन पढ़े हों, उनको रीड किया हो या बुक को ओपन भी किया हो। So lecture 2 introduction in the 1871 edition of the Leaves of the Grass, जो इनकी बुक है वो लीव्स ऑफ द ग्रास है, और इन्होंने दो बुक्स लिखी हैं, एक लीव्स ऑफ द ग्रास है और एक आगे नाम आ रहा है, एक वेरी सून मैं आपको बताता हूँ। और जो इनका पहला एडिशन था उसके अंदर 9 पोएम्स थी क्लासिफाइड एज इंस्क्रिप्शन, और दूसरा उनका नाम इंस्क्रिप्शन भी था। उन पोएम्स को एक खास कैटेगराइज किया गया था, एक क्लासिफाई किया गया था, और उनको कहा गया कि ये इंस्क्रिप्शंस हैं। और इंस्क्रिप्शंस का क्या मतलब हो सकता है, ये आप मुझे मैसेज में जवाब दे सकते हैं, ब्रेक में उनको पढ़ लेंगे हम, अगर किसी को आता है। इंस्क्रिप्शन क्या होती है, मतलब इस पोएम का इंस्क्रिप्शन कहने का क्या क्या रीज़न हो सकता है। सो इन द फाइनल एडिशन देयर आर 400 पोएम्स, तो 9 पोएम्स को लेकर के चले, और जब 8th एडिशन पब्लिश होता है तो कितनी पोएम हो चुकी थी, राउंड अबाउट 400 पोएम्स। एक ही बुक है जिसे बार बार एडिट किया, और ओवरऑल जो है ना इनकी दो बुक्स हैं सिर्फ। In 1881 edition contained 24 such poems, including two long poems starting from the Pamnock and the Song of Myself. अब ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ इसलिए है कि Song of Myself कहाँ पे आई है। Song of Myself जिसे हमने लिया अपने पढ़ने के लिए, एक पोएम का हम सिर्फ एक्सपीरियंस करने लगे हैं, और उसको भी सिर्फ 5 सेक्शन 98 लाइंस सिर्फ आपने पढ़नी है, और यही आपका सिलेबस है, 98 लाइन सिर्फ 5 सेक्शन, इससे आगे हम नहीं पढ़ेंगे इसको। आप खुद से पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ इतनी ही ज़हमत दूंगा, यहीं तक आपका सब डिस्कस तो हम ज़ाहिर से ओवरऑल करेंगे। तो ये 1881 एडिशन के अंदर ये पोएम आई थी। द इंस्क्रिप्शंस आर डेडिकेटरी पोएम्स एंड फॉर्म ए प्रेफेस टू द मेन बॉडी ऑफ द लीव्स ऑफ द ग्रास। ये जो इंस्क्रिप्शन पोएम है ये एक लिहाज से एक प्रेफेस है एक बड़ी बुक का, जहाँ पे 400 से के करीब जो है वो पोएम्स हैं, और इतनी लंबी लंबी हैं कि आप देख सकते हैं। छोटी पोएम्स भी हैं, चंद लाइनों वाली भी हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो इन्होंने काफ़ी फ्री वर्ड्स के अंदर जो कि पोइट्री की है, तो फिर लिखते ही चले गए, लिखते ही चले गए। दिस ग्रुप ऑफ पोएम्स does not however indicate any well thought out plan or organization. It seems rather an improvised prologue. ठीक है, तो एक इम्प्रोवाइज प्रोलॉग एक लग रहा है, जैसे ड्रामे से पहले हम एक सेक्शन होता है जो इंट्रोड्यूस करवाता है सारे थीम को, सारे मकसद को, पर्पस को। एक प्रोलॉग टाइप एक कंडीशन है ये जो इनिशियल पोएम्स है, जिनमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी शामिल है। सो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है आप इसे कह सकते हैं, दिस इज जस्ट अ प्रेफेस एंड प्रोलॉग टू द लीव्स ऑफ द ग्रास। इन्होंने जो प्रोलॉग है, जो प्रेफेस है, उसे भी पोइट्री फॉर्म में लिखा। The themes are diverse, the symbolism is varied, and the only thing which really holds the group together is the poet's clear intention to provide a prologue. जो initial poems है, तो जिनको एज ए ग्रुप इंस्क्रिप्शन कहा गया, तो इनमें भी कोई एक बात नहीं है, इनके थीम भी में भी डाइवर्सिटी है, सिंबलिज्म भी बड़ा वेरिड है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इन्होंने चेंज किया इसको, लेकिन एक चीज़ उसमें कॉमन है, हम कह सकते हैं, वो है उसका प्रोलॉग होना। एक बुक का, एक बड़ी बुक का जो पहला हिस्सा है, जो प्रेफेस है, जो इंट्रोडक्शन है, उसका रफ फॉर्म में आप इसे कह सकते हैं। द लैक ऑफ यूनिटी इन थीम एंड द जनरल लैक ऑफ क्लोज knit organization is partly due to the Whitman's continual reclassification of his poems. और ये इन्होंने रिवीजन भी बेशुमार दफा किया, जैसे अभी आप बता रही थी अलीना कि 3 जो है एडिशन तो ऐसे थे जो जस्ट रिवाइज्ड फॉर्म में दोबारा उन्होंने पब्लिश, उसमें कोई एडिशन भी नहीं था, पोएम नहीं एडिट नहीं हुई थी, एडिट फॉर्म में नहीं थी, मतलब एडिट फॉर्म में थी। So some of the poems in inscription were at first included with other sections of leaves. The arrangement of the poems in inscription does, however, suggest the general arrangement of the leaves of the grass, a natural biographical sequence in which the early poems deal with youth and the later ones with old age and approaching death. एक ही उसमें सीक्वल आपको मिलेगा सारी बुक में भी, और किसी हद तक इंस्क्रिप्शन
की का जो सीक्वल है उसमें भी आपको एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस अगर कहीं नजर आता है तो वो सिर्फ ये है कि अर्ली पोएम्स अर्ली लाइफ को डील कर रही हैं और दरमियान वाली पोएम दरमियान वाली लाइफ को डील कर रही हैं, और जो लास्ट पोएम्स हैं वो डेथ के थीम को, क्लोजर पोर्शन जो है वो लाइफ का, उसको डील कर रही हैं। तो लाइफ के साथ सिमिलैरिटी है इसकी। दिस पोएम, दिस पोएम मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसकी हम बात करें। दिस का यहाँ मतलब है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हैड नो टाइटल इन द फर्स्ट 1855 एडिशन ऑफ द लीव्स ऑफ द ग्रास। तो सेकंड में इसको बाकायदा नाम दिया गया, और फर्स्ट में तो इसका नाम ही कोई नहीं था, और उसमें सिर्फ क्या था कि ये बस जो है वाल्ट विटमन है खुद वो कहता था ये मैं हूँ, मेरा तारुफ यही है, यही मैं हूँ। In 1856 it was called the poem of Walt Whitman, an American. और 1856 में से क्या कहा गया, poem of Walt Whitman, an American. And 1860 it was simply termed Walt Whitman. poem का नाम था Walt Whitman, Walt Whitman an American. तो इस तरह करके Song of Myself कहाँ चेंज हुआ, 1881 एडिशन के अंदर Whitman changed the title to Song of Myself in 1881. तो ये छोटी इंफॉर्मेशन जरा ज़हन में रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। The change in the title are significant in indicating the growth of the meaning of the poem. Okay. There are three important themes: the idea of the self, the identification of the self and other selves, and the poet's relationship with the elements of the nature and the universe. तो इसमें जो important theme है, जो बहुत जो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो इसके टाइटल से भी जैसे सिग्निफाई हो रहा है, वो है आइडिया ऑफ सेल्फ को एक्सप्लोर किया गया कि आखिर ये सेल्फ क्या है, खुद ही या खुद क्या है, हम जो आइडेंटिटी हमारी क्या है, और इसकी दूसरों के साथ क्या ताल्लुक है, अदर सेल्फ्स के साथ, और इसका ताल्लुक फिर नेचर के साथ क्या है, ओवरऑल पूरी कायनात के साथ एक सेल्फ का क्या ताल्लुक है। एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसे आप तन्हाई में बैठ के कभी सोचते होंगे। हाउसेस एंड द रूम्स रिप्रेजेंट सिविलाइजेशन, तो इसमें जो कि सिंबॉलिक लेवल पे बहुत ज़्यादा बात की गई है, इसलिए यहाँ पे जो आगे तज़किरा आएगा हाउस का और रूम्स का, तो उसका मतलब होगा सिविलाइजेशन। परफ्यूम सिग्निफाई इंडिविजुअल सेल्व्स, ये चंद एक इशारे हैं, वरना तो इसके मीनिंग आप खुद से भी निकाल सकते हैं, डिफरेंट सिंबलिज्म में भी जा सकते हैं। ये थोड़ी सी गाइड है इस हवाले से। हाउस सिविलाइजेशन को, और परफ्यूम सिग्निफाई इंडिविजुअल सेल्व्स जो है, एंड द एटमॉस्फेयर सिंबलाइजेस द यूनिवर्सल सेल्फ, और जो एटमॉस्फेयर है वो एक कायनाती सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। सो सेल्फ जो है, सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका बुनियादी एक थीम है। The self is conceived as a spiritual entity which remains relatively permanent in and through the changing flux of the ideas and experiences which constitute its conscious life. The self comprises ideas, experiences, psychological states, and spiritual insights. ये सारा कुछ मिलाएं तो सेल्फ के बारे में हम बात कर सकते हैं। सो कंसेप्ट ऑफ द सेल्फ इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ विटमन्स माइंड एंड आर्ट। उसके आप खुद से उसको स्टडी करें पोएट को, या फिर उसके आर्ट को हम स्टडी करते हैं, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ जो है इसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा वो लिखता और बात करता नजर आता है। तो विटमन द सेल्फ इज बोथ इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल। Man has an individual self, whereas the world, our cosmos, has a universal or cosmic self. तो दो किस्म के सेल्फ की बात करता है कि हम इंडिविजुअल भी हैं और हम कोलेक्टिवली एक कॉस्मिक सेल्फ का पार्ट भी हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअलिटी भी है और वननेस भी एट द सेम टाइम। ये दोनों पॉसिबिलिटीज की तरफ वो हमें लेके जाता है, क्योंकि आमतौर पे इससे पहले जो फिलोसफीज थी वो या तो कहती हैं कि आप हैं ही नहीं और बस वी आर द पार्ट ऑफ द लार्जर सेल्फ, जस्ट द पार्ट, एंड हम इसे अलग करके नहीं देख सकते, हमारी अपनी इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं है। और एक और थियरी है जो बिल्कुल इसके अपोजिट लेके चलती है, वो कहती है नहीं, वी आर इंडिविजुअल सेल्फ और हमारी अपनी एक बाकायदा से एक हैसियत है और कोई लार्जर सेल्फ एग्जिस्ट नहीं करती। जबकि विटमन कहता है कि दो किस्म के सेल्फ हैं, एक आप खुद इंडिविजुअलिटी भी है आपके अंदर और आप एक लार्जर सेल्फ का एक हिस्सा भी हैं। The poet wishes to maintain the identity of his individual self and yet he desires to merge it with the universal self. ठीक है, उसकी दोनों ख्वाहिशें हैं कि मैं हूं भी और मैं बड़े जो सेल्फ है, जो यूनिवर्सल सेल्फ है, मैं उसका भी एक पार्ट हूं। ठीक है, तो इस यूनिवर्स की भी एक सेल्फ है, यानी उसका ख्याल है कि
पत्थर हो, दरिया हो, पहाड़ हो, या बादल हो, या नेचर हो, या जैसे वो ग्रास की बात करता है, माइन्यूट लेवल पे भी अगर चीज़ों में देखा जाए तो वहाँ भी एक सेल्फ मौजूद है। तो एक बड़ी रूह, एक बड़ी सोल की बात करता है कि वो एग्जिस्ट करती है, और हम उस बड़ी सोल का हम एक पार्ट है। जैसे मिस्टिसिज्म में रूमी इस तरह की बात करता आपको नजर आएगा। या इकबाल के हवाले से मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा। इकबाल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है, जो हम बचपन से उनकी पोइट्री पढ़ रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं, और एक बात हमने बार बार जो देखी और पढ़ी और सुनी है, वो है खुद ही का तस्वर, जो है ना आइडिया ऑफ सेल्फ जिसे हम कहते हैं। तो आखिर वो क्या है? शायद अब टाइम आ गया कि आप उसे रैशनली सोचें। हमेशा सुना तो है ना आपने, लेकिन रैशनली सोचने और बाकायदा अब लिखने का टाइम आ गया, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम परफेक्ट हो जाते हैं। सो पोएट क्या चाहता है? विच इज टू मेंटेन द आइडेंटिटी विद इंडिविजुअल सेल्फ, एंड येट इट डिजायर्स टू मर्ज इट विद द यूनिवर्सल सेल्फ, which involves the identification of the poet's self with mankind and the mystical union of the poet with the God, the absolute self. So वाल्ट विटमन के लिए गॉड क्या है? वो एब्सोल्यूट सेल्फ है, ठीक है, सबसे लार्जर जो बड़ी सेल्फ, जिसके अंदर फिर फितरत एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर फिर आप एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक ग्रेजुअल एक जर्नी है आपका गॉड की तरफ, जो सबसे लार्जेस्ट एब्सोल्यूट कंप्लीट सेल्फ है। So sexual union is a figurative anticipation of the spiritual union. Thus, the poet's ecstasy is both physical and spiritual, and he develops a sense of loving brotherhood with God and with all mankind. तो आलमी जो भाईचारे का एक मैसेज यहाँ पे है यूनिवर्सलिज्म का, कि सारी जो इंसानियत है वो कहना चाह रहा है कि बिल्कुल एक बॉडी पार्ट है, ना सिर्फ ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटी, एक लेवल पे एक इंडिविजुअल होता है, और फिर एक सारी जो है लिविंग थिंग्स है उसके बाद आ जाएंगी, और उसके बाद फिर नॉन लिविंग थिंग्स भी उसका पार्ट है, और फिर ये सारा कुछ पार्ट है गॉड का, जो सबसे बड़ी सेल्फ है, यानी गॉड से बाहर कुछ भी नहीं है। Even the most commonplace objects such as leaves, ants, and stones contain the infinite universe. यानी उसका ये समझना कि घास का छोटा सा टुकड़ा है तो इसमें नहीं होगा, आप उसे पाँव के नीचे रोन देते हैं तो, या जो चूंटियां हैं या स्टोन्स हैं, इनमें भी वो सेल्फ मौजूद है, ठीक है। ये लेवल ऑफ सेल्फ है, क्योंकि हमारे अंदर जो सेल्फ है ये एक्टिव सेल्फ है, वो एनिमल सेल्फ है, और उसके पीछे जाएंगे तो फिर जैसे किसी और पोइट ने कहा था ना कि लाइफ जो है उसके वो पत्थरों में जिंदगी सो रही है, और जो दरख्त हैं और जानवर हैं उनमें जिंदगी जो है वो अंगड़ाइयाँ ले रही है, और इंसानों के अंदर जिंदगी जो है ना लाइफ, वो अपने आप से आगाह हो रही है। तो दीज आर द लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन सेल्फ हर जगह मौजूद है, ये पोइट वाल्ट विटमन का मानना है, ये उनका ख्याल है, ये उनका नजरिया, ये उनका कॉन्सेप्ट है, जिसे हम समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द स्टाइलिस्टिक फीचर ऑफ द लीव्स ऑफ द ग्रास। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अगर देखें तो ये इनके लीव्स ऑफ ग्रास की, और यह वाल्ट विटमन की सही तौर पे हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पोएम है। इसको समझ के हम विटमन को समझते हैं, इसको समझ के हम विटमन की टोटल थॉट और पोइट्री, उसका स्टाइल, उसकी लैंग्वेज का यूज, हर लिहाज से हम विटमन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो विटमन स्टाइल रिफ्लेक्ट्स हिज इंडिविजुअलिज्म। वो हमें इंडिविजुअलिज्म की तरफ भी लेके जाता है कि इंडिविजुअल अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखता है, और वो एट द सेम टाइम सेल्फ का पार्ट होते हुए भी अपनी एक इंडिविजुअल एक एंटिटी मेंटेन रख सकता है। He once wrote to Horace Strauble, his biographer, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी, उनके साथ इनकी कन्वर्सेशन होती रहती थी। So I sometimes think the leaves is only a language experiment. The leaves of grass, he is talking about the leaves of the grass, the books, the poems आप कह रहे हैं उनको लीव्स कह रहे हैं, या अपनी जो कलेक्टिव बुक है इसको कह रहे हैं, कि ये एक लिहाज से उन्हें लगता है कि एक लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट है। वर्ड्स फॉर विटमैन हैव बोथ नेचुरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। तो ये जो लफ्ज़ हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये एक साइन सिस्टम में साइन है, सासूर का आपने वो नजरिया पढ़ा होगा लिंग्विस्टिक्स के अंदर, कि साइन है, सिग्निफाइड और सिग्निफायर होता है, और बस ये एक बेजान किस्म का साइन है, और सोशल सिग्निफिकेंस इसकी है, और इंडिविजुअली जस्ट मीनिंग कन्वे करने की कोशिश है। तो वो तो साइंटिफिक एक नजरिया है जिसमें वर्ड बेजान होते हैं, लेकिन
विटमन के लिए, जो कि पोइट है, और पोइट की नज़र आपको पता है डिफरेंट होती है और डिफरेंट अंदाज से ये सोचते हैं, तो इसकी नज़र में वर्ड्स जो हैं वो उनकी एक स्पिरिचुअल वैल्यू है, वो नेचुरल होते हैं, और ये एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है वर्ड्स की। सो वर्ड्स का हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो सीक्वेंस आप वर्ड्स का लेंगे या जिस तरह की आपकी लैंग्वेज है वो आपको रिप्रेजेंट करती है, उसकी एक हैसियत है, उसकी एक स्पिरिचुअल वैल्यू है, उसकी मैजिकल इफेक्ट्स होंगे। अगर आप वर्ड्स की का इस्तेमाल की तरतीब बदल दें तो उसके इफेक्ट्स चेंज हो जाएंगे। और ये किसी भी लफ्ज़ को बेकार नहीं समझता, जैसे ये कायनात में किसी भी चीज़ को बेकार नहीं समझता, जैसे चाहे वो घास के लीव्स ही क्यों ना हो, जबकि उनको कोई लीव मानने को तैयार ही नहीं होता, लेकिन ये उसे कितने अहमियत देता है उस माइन्यूट एक नेचुरल ऑब्जेक्ट को। सो कॉलिकल वर्ड्स, जो कॉलिकल वर्ड्स हम उन वर्ड्स को कहेंगे जो नॉन लिटरेरी वर्ड्स हैं, जो बिल्कुल आम है, जो आम जिंदगी में लोग इस्तेमाल करते हैं, और हम समझते हैं कि ये तो कोई लिटरेरी मेरिट के वर्ड ही नहीं है। The words unite the natural with the spiritual, and therefore he uses many colloquial expressions. तो अपनी पोइट्री में ये आम चीजें लेके आता है, आम चीजों में यूनिवर्सल मैसेज सर्च करता है वाल्ट विटमैन। बिल्कुल कॉमन प्लेस चीजों के अंदर, घास के अंदर ये अहमियत देखता है, चूंटियों में, पत्थरों में, छोटी छोटी चीजें जिसे आमतौर पे आप नजरअंदाज कर देते हैं, ये कहता है कि वहां भी गॉड मौजूद है और वहां भी स्पिरिचुअलिटी है, उसकी एक सिग्निफिकेंस है, और बल्कि वो बहुत अहम है वो चीजें। सो ये आल्सो यूज उसी लेवल पे लैंग्वेज के अंदर भी वो वर्ड्स जिन्हें आम तौर पे निगलेक्ट किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जिनको अहमियत नहीं जाती, ये उनको अहमियत देते हैं। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में भी उन ऑब्जेक्ट को अहमियत देता है जिनको पब्लिक अहमियत नहीं देती, और लैंग्वेज में भी उन एक्सप्रेशंस को, उन वर्ड्स को जिनको समझा जाता है इन पे तो लिटरेचर लिखा ही नहीं जा सकता, ये कोई लिटरेरी लैंग्वेज थोड़ी है, और ये कोई महान लफ्ज़ नहीं है, और तो ये आम बिल्कुल जैसे पोएट्स निगलेक्ट कर देते हैं, ये उन लफ्ज़ों को लेता है और उनको यूज करता है, ऐसे एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करता है। ये आल्सो फाउंड ऑफ द यूजिंग द फॉरेन वर्ड्स, और वहाँ पे जो फॉरेन वर्ड्स के बारे में अच्छा तासुर नहीं पाया जाता था लोगों के अंदर, वेस्टर्न के अंदर, तो ये समझता है कि नहीं, लफ्ज़ जो है वो किसी भी ज़बान के हों, किसी भी कल्चर के हों, वो इसी सेल्फ, आइडियल सेल्फ का पार्ट है। द कैटलॉग इज अनदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विटमैन्स पोएटिक टेक्निक। तो एक और है कि ये कैटलॉग्स बहुत देते हैं, पूरी 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 चीज़ों की लिस्ट दे देंगे एक लंबी, तो ये अक्सर जो है इनमें ये रुझान पाया जाता है। ये मैंने होमर में भी देखा, तो होमर की अगर आप पोइट्री देखें, इलियड और ओडिसी, तो उसमें भी कैटलॉग और क्लासिफिकेशन की एक लंबी लंबी लिस्ट देना, वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा। He uses numerous images, usually drawn from nature, to suggest and heighten the impression of the poetic idea. These images appear to have no clear organization, yet in effect they have a basic underlying unity, usually involving a spiritual concept, which gives meaning and coherence to the apparently disconnected images or scenes. तो ये अपने images लेते हैं, symbolic इनकी language है, और ये metaphor और image जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट से लेते हैं, और नेचर को समझते हैं कि वहां से ही लैंग्वेज बेसिकली ड्राइव हुई है, क्योंकि लैंग्वेज खुद एक नेचुरल फिनोमिनन है, ये उसे सोशल कल्चरल फिनोमिनन नहीं मानते, जैसे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स कंसिडर करते हैं, और ये अपनी इमेजरी, अपने जो है मेटाफर्स हैं, अपना जो लैंग्वेज का सोर्स है वो फितरत से लेते हैं। और स्पिरिचुअल थियरी इनकी सारी, ये इनका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के ऊपर थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन है। तो अब हम चलते हैं पोएम का फर्स्ट सेक्शन जो है उसका एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पे आपने बच्चों याद रखना कि अब स्क्रीन शेयर मैंने आपको कर दिया, ये पोइट्री फाउंडेशन की वेबसाइट हमारे सामने खुल गई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 1982 वर्जन है, वाल्ट विटमैन की ये पोएम आपको मेरे सामने दिख रही होगी, आई होप सो। इसका एक सेक्शन जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और 4 सेक्शन आपने खुद से पढ़ने हैं, टोटल हम सिर्फ 5 सेक्शन पढ़ेंगे, हम सिर्फ 5 सेक्शन, यानी 98 लाइंस आपने पढ़नी है सिर्फ, और उन्हीं पर हम जो है वो एनालिसिस करेंगे। सो वाल्ट विटमैन जो है वो, इसका पहला सेक्शन बड़ा ही फोर्सफुल है, काफ़ी फेमस है, इनकी इब्तदाई लाइन जो है, फॉर एग्जाम्पल ही सेज आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ। तो आई से स्टार्ट करता है, मैं जो है,
आई की बात आपको मतलब करना अच्छा नहीं समझा जाता कि ये खुद पसंदी है, तो ये खुद पसंद पॉइंट है। अगर आप ईगोइस्टिक होना बुरा समझते हैं तो ये तो ईगोइस्टिक पॉइंट है। ये अपनी बात करते हैं, मैं की बात करते हैं, कहते हैं मैं होनी चाहिए और है मेरे अंदर। और फिर आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, माई सेल्फ ये देखें। और ऐसे लगता है कि आई आई कितना रिपीट हुआ है, माई। तो इस तरह के जो प्रोनाउन है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ओन करते हैं चीज़ों को, ये उसके साथ कनेक्ट होते हैं और अपनी आइडेंटिटी को, अपनी सेल्फ को। और दूसरा यहाँ पे देखें, ही सेज आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ठीक है, मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, कहता है। एंड सिंग माई सेल्फ, और अपने नगमे गाता हूँ, ठीक है। तो वहां पे क्या था कि वेस्टर्न जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, तो वो एक क्रिश्चियनिटी के अंदर जो इंडिविजुअल सेल्फ के बारे में जो बातें लिखी गई हैं, जो वहाँ के प्रीस्ट बताते थे, वो वहाँ पे एक माहौल ऐसा था कि वो आमतौर पे ये बताया जाता है कि सेल्फ जो है वो एडमायर करने की चीज़ नहीं है। यानी इंसान तो एक बस एक गलती और एक गुनाह की पैदावार है, और इसमें तो कोई अच्छी बात है ही नहीं, इसे नफरत करना चाहिए। सो दे प्रीच हेटेड, सो दे प्रीच हेट एंड लोथनेस टू द बॉडी, ठीक है। खुद से एक नफरत करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर एक डेवलप किया गया, खुद से नफरत की जाए, ठीक है, गॉड से लव किया जाए लेकिन खुद से नफरत की जाए। तो आते साथ ही देखिए, ये पहला जो है ना इनका सेक्शन है, इसी पे इनको जॉब से निकाल दिया गया था कि ये इन्होंने बिल्कुल चैलेंज कर दिया कि ये तो कहते हैं मैं अपने नगमे गाऊंगा जी, खुद के बारे में। लेकिन दूसरों के बारे में तो बहुत से सॉन्ग आपने सुने होंगे, लेकिन ये पहला नगमा है जो वो कहता है मैं खुद के बारे में गाऊंगा। एंड आई व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, कि जो मैं अज्यूम करता हूँ, जो मैं समझता हूँ, वो आप भी समझो मेरे साथ। तुम्हें समझना चाहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं, अब क्यों हमें समझना चाहिए वो सब कुछ, अज्यूम वैसा ही करना चाहिए। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, कि जो एटम जिसका मैं बना हूं उसके तुम भी तो बने हो, ठीक है। यानी मैं और विटमन, आप सब चीजें एक ही एटम की बनी हैं। सो वी बिलोंग टू ईच अदर, हम एक दूसरे से अलग नहीं है, हम एक ही चीज तो हैं। कि कायनात की हर चीज एक ही तो है, एटम की तो बनी है। कि मेरा जितने भी मेरे एटम है बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यानी आपके साथ भी मिलते हैं, हर पढ़ने वाले के साथ, हर इंसान के साथ, हर चीज के साथ, हर दरख्त के साथ, हर जानवर के साथ इवन। यानी कायनात की कोई चीज गॉड से बाहर है ही नहीं, तो वी आर द वन। और तुम्हें वो अज्यूम करना चाहिए, कहता है तुम्हें वैसे ही समझना चाहिए जैसे मैं समझता हूँ, क्योंकि हम और तुम में कोई फर्क है ही नहीं। मैं तुम हूं और तुम मैं हो, तो फिर क्या फर्क रह गया। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, कहता है मैं इंजॉय करता हूँ। लोफ का मतलब होता है फिरना टुरना, इधर उधर मजे करना, एंजॉय करना, बिला मकसद जो है वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना। सो आई लोफ, कहते हैं मैं फिरता हूँ, इंजॉय करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, और कोई फोकस नहीं करता, कोई अब पेन नहीं लेता। एंड इनवाइट माई सोल, और अपनी रूह के अंदर झांकता हूँ, इनवाइट करता हूँ उसको कि देखो, अपने आप से नफरत करने के बजाय इस बॉडी को, इस यूनिवर्स की छोटी छोटी चीजों को, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, बड़े आराम के साथ मैं नीचे लेटता हूँ, देखता हूँ, घूमता हूँ। ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ द समर ग्रास, और इवन छोटी छोटी चीजों को देखता हूँ, जैसे स्पीयर ऑफ समर ग्रास है, कि घास के ऊपर जो स्पीयर है, घास के जो वो शाखें सी बनी होती हैं, इनको देखता हूँ। लीव्स हैं स्पीयर की तरह के, जो लीव्स हैं, इनकी खूबसूरती को मैं देखता हूँ, इंजॉय करता हूँ मैं फितरत को, और मैं अपने नगमे गाता हूँ। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, कहता है मेरी जुबान हो या मेरे खून का एक एक जो जर्रा है, फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल, इसी जमीन से तो बना है, इसी मिट्टी का बना है, इसी हवा का बना है, दिस एयर, बॉर्न हेयर ऑफ द पेरेंट्स, मेरे माँ बाप भी तो यहीं पैदा हुए थे, इसी जमीन से, अमेरिका से, या जो भी वो जमीन की बात कर रहे हैं। बॉर्न हेयर फ्रॉम द पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, तो उनके वालदैन के वालदैन, पीछे सारे लोग यहीं से पैदा हुए हैं। हम कैसे बने हैं, हम इसी जमीन से बने हैं, इसी हवा से बने हैं, हमारे एटम वही हैं। ठीक है, आज जो हमारी बॉडी में इस वक्त एटम लगे हुए हैं बच्चों, हमारी हड्डियां बनी हैं, हमारे बाल बने हैं, तो आपका क्या ख्याल है, ये कायनात के शुरू दिन से यहाँ मौजूद नहीं थे? बिल्कुल थे। इससे पहले ये पता नहीं कितनी कितनी जिंदा चीजों में ये शामिल हो चुके हैं। क्या पता हमारी बॉडी के कई अज्जा किसी व्हेल मछली का भी पार्ट रहे हो, किसी डायनासोर का पार्ट रहे हो, किसी और इंसान का पार्ट रहे हो। हजारों इंसान इसी जमीन में वापस उसका हिस्सा बन जाते हैं। जैसे इल्हाम इकबाल का एक शेर है, जिंदगी क्या है,
अनासर में ज़हूर तरतीब, जिंदगी क्या है, अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। एक इकबाल ने ये कहा था कि डेथ क्या है, कि जब आप के जो एलिमेंट्स हैं इनमें खास ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है तो लाइफ है, और जब ये बिखर जाते हैं तो बस मौत हो जाती है, और हम वापस जो है पार्ट ऑफ यूनिवर्स बन जाते हैं। सो क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबेंस, तो वो कहते हैं मैं सॉरी एक लाइन ऊपर रहती है, तो इन मेरे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स ये बार बार हम बन रहे हैं, इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं, फिर हम पैदा होते हैं इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं, तो हम सब एक ही तो हैं। आई नाउ 37 years old, कहता है मैं इस वक्त जो है आई, फिर आई को मेंशन करता है, मैं की बहुत ज्यादा ये बात करता है, क्योंकि कहता है ये करनी चाहिए, खुद से हमें लव करना चाहिए, अपनी अहमियत होनी चाहिए, और अपनी बॉडी से नफरत नहीं करनी चाहिए। खुद से मोहब्बत जो नहीं करता वो किसी से भी नहीं कर सकता। नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, कि मैं 37 साल का हूँ, कहते हैं ऐसे वक्त जब ये पोएम लिखी थी फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे विटमैन 37 ईयर का, और कहता है मैं 37 साल का हूँ और बहुत अच्छी मेरी सेहत है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, कहते हैं उम्मीद है कि मैं ये जो बेहतरीन सेहत है और अपने आप से मुझे मोहब्बत है, और मैं अपनी सेल्फ की बात करता हूँ, जो आई की बात करता हूँ, यूनिवर्स की बात करता हूँ, ये मैं करता रहूंगा, होपिंग सीज नॉट टिल डेथ, और मरते दम तक मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सेहतमंद भी रहूंगा, खुद से मोहब्बत करता रहूंगा, और अपनी वैल्यू करता रहूंगा, और आई जो है और माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये गाता रहूंगा। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेंस, कहते हैं ये जो क्रीड्स हैं, ये जो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम है, हर बंदा किसी न किसी बिलीफ सिस्टम में है, स्कूल ऑफ थॉट है तुम्हारे माशरे से जो तुमने सीखा है, जो हमें भी कह रहा है, सब रीडर को कह रहा है कि आप लोगों के पास जो पहले बिलीव्स हैं, क्रीड्स हैं, जो स्कूल्स हैं, अबेयंस, अब वो कहते हैं उनको फेंक दो एक थोड़ी देर के लिए, जाने दो उनको, वो नहीं अब काम आएंगे, ठीक है। रिटायरिंग बैक अ वाइल, कहते हैं कुछ देर रिटायर हो जाओ, छोड़ दो इनको, क्रीड और ये सब अब बेकार हो चुकी है चीजें, ये जो सेट बिलीव्स हैं तुम्हारे, इनसे तो इनको तोड़ देना होगा, इनको ब्रेक कर देना होगा, भेंस का मतलब है अब ब्रेक कर दो इनको, तोड़ दो इनको, खत्म कर दो। रिटायर, रिटायरिंग बैक वाइल, कुछ देर इनको छोड़ दो, खत्म कर दो, नहीं कर सकते तो कुछ देर तो छोड़ सकते हो ना। सफाइस्ड एट व्हाट दे आर, ठीक है, रहने दो, जितने भी जैसे भी हैं उनको थोड़ी देर साइड पे रख दो। बट नेवर फॉरगॉटन आई हार्बर, लेकिन एक बात बिल्कुल जो नहीं भूलनी है, और ये समटाइम तुम नहीं भी भूलते हो, पुराने बिलीव का अगर नहीं भूल सकते तो एटलीस्ट उन्हें थोड़ी देर के लिए आप रिटायर तो कर सकते हैं, साइड पे रख सकते हैं, थोड़ी देर इजी हो जाए। समझे मेरी बात, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट, मैं रखता हूँ, हार्बर हेयर मीन बंदरगाह नहीं है, हेयर हार्बर मीन मतलब मैं यहाँ पे मैं ओन करता हूँ इस चीज को, अच्छा है या बुरा, दोनों को, गुड और बैड थिंग्स जो है मेरे बारे में अच्छी हैं या बुरी हैं, मैं अपने नगमे गाता हूँ, मैं अच्छाइयों पर भी अपनी तारीफ करता हूँ, अपनी बुराइयों पर भी अपनी तारीफ करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ, और मैं और तुम में कोई फर्क नहीं है, तो हमें खुद से नफरत नहीं करनी चाहिए। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, तो मैंने इजाजत दी है खुद को, अलाउ करता हूँ, आई परमिट माई सेल्फ टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, जो भी मुश्किल चीजें हैं, जो भी नापसंदीदा चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं, उन पे भी बात कीजिए, मैं बोलता हूँ हर चीज के ऊपर। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, बिल्कुल मेरी जो फितरत है, मैं बिल्कुल फितरत को फॉलो करता हूँ, ठीक है, एक लिहाज से मैं नेचर को फॉलो करता हूँ, और नेचर क्या है, विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, आपको पता है फितरत तो नहीं रुकती, आप उसके बारे में जो मर्जी कहते रहे, वो अपनी ओरिजिनल ताकत और एनर्जी के साथ जैसे फितरत चलती रहती है और अपने काम करती रहती है और अपना मैसेज छोड़ती रहती है, चाहे आप अपने खास किस्म के क्रीड्स और स्कूल ऑफ थॉट में फंसे रहो और इस कायनात के मैसेज को ना समझ पा रहे हो, यानी खुदा का जो मैसेज है उसको तुम नहीं जान पा रहे, यूनिवर्स का जो मैसेज है वो नहीं जान पा रहे, और खुदा या यूनिवर्स ये लार्जर और एब्सोल्यूट सेल्फ है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, तो ना करो, मैं तो ये बात करता रहूंगा, जैसे फितरत अपनी एनर्जी के साथ चलती रहती है, मैं भी अपनी एनर्जी के साथ ऐसा ही करता चला जाऊंगा, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहता रहूंगा।